जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, इरफ़ान साहब कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ सब ठीक-ठाक? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरफ़ान साहब, अभी आपने रिसेंटली आइल्स का एग्ज़ाम दिया है, जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए बच्चों को कुछ गाइड करें कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? जी, बिल्कुल। वहाँ पे जो सेंटर में आप जब गए और किस तरह आपका जो प्रोसेस प्रिपरेशन का था, वो कैसा रहा? और किस तरह आपने प्रिपरेशन की और एक्चुअल एक्सपीरियंस जो था आपका जब आपने वहाँ पे एक्चुअली चारों स्किल्स का एग्ज़ाम्स दिया, जी, तो वो किस किस तरह था और आपके कितने बैंड्स आए? जी सर। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले लिसनिंग से, लिसनिंग क्योंकि का, सबसे पहले लिसनिंग का पहले जो है लिसनिंग वो। ही था। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपके लिस्टिंग में बैंड्स कितने आए और आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की और किस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस लिसनिंग में आपका रहा? जी सर। सर सबसे पहले डेफ़िनेटली जैसा कि आपने बताया कि जो पहला जो मॉड्यूल होता है वो लिसनिंग का होता है। तो लिसनिंग का जो था वो कंपैरेटिवली लिसनिंग जो है वो ईज़ी होती है। उसमें सिर्फ यह है कि फ़ोकस आपका जो है मैक्सिमम आपका उसमें बिल्कुल भी फ़ोकस जो आपका 1% भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए। फोकस शुड बी मोर ऑन योर स्पीकिंग, उसमें आपका बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। राइट। तो उसमें आपने करना ये है कि एक तो जो आपका जो लिसनिंग में उन्होंने वो जो 4 इसके पार्ट्स होते हैं, 4 यानी कि सेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं सेक्शन वो थोड़े से कंपैरेटिवली ईजी होते हैं। थर्ड, फोर्थ थोड़ा सा वो उसका पेस भी उनका वॉइस का वो बढ़ जाता है और थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो इसमें करना आपने ये है कि उनके जो होते हैं ना पार्ट्स में उन्होंने जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें उन्होंने ना सब हेडिंग्स बनाई होती हैं। आपने कोशिश करनी है कि मतलब क्वेश्चन 1 to 5 तक पहले वो कहते हैं कि जी आप उसको लिसन करें, उसका क्वेश्चन देखें, उसके बाद उसका आप अटैम्प्ट करें। तो आपने 5 के बाद एक कोई ना कोई हेडिंग दी होती है कि नेक्स्ट पार्ट में वो क्या आएगा, तो आपने वो उसको आपने कह लें कि उस हेडिंग को आपने अपने जहन में रखना है कि यहाँ पे उसका जो है वो कह लें कि जब पहुँचेगा तो यहाँ से स्किप नहीं होना, यानी कि आपने अपनी वो कह लें कि आपके पिन पॉइंट्स हैं, आपने उसके ऊपर फोकस करना है कि ये मेरे समझ लें कि वो इन ट्रैक्स के ऊपर मैंने फोकस रखना है कि यहाँ पे वो जो लिसन वो सॉरी स्पीकर जो है वो इस वक्त वो कहाँ पे पहुँचा है, कौन से क्वेश्चन पे पहुँचा है, जी, तो ये इरफान बहुत साहब, ज़रूरी शायद है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप शायद ये बात कर रहे हैं कि जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड बहुत सॉरी। बहुत बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स का, कि ख़ास तौर पे जब थर्ड पार्ट में होते हैं तो उनकी पेस और स्पीकिंग की जो थोड़ी फास्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड फोर्थ पार्ट में जो कि मोनोलॉग होता है, एक ही बंदा वहाँ पे एक ही बात बंदा कर है। रहा होता है, हाँ उसकी बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत से जो पेस और स्पीड है बोलने की वो तेज़ हो जाती जी है, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला आता है। जी और सबसे बड़ा इशू जो लिसनिंग में होता है वो ये है कि वो किस जगह पे यहाँ पे जो वो बोल रहे हैं, और उनकी वो जो राइटिंग में नीचे क्वेश्चंस हैं, वो किस जगह पे अभी बात कर रहे हैं। हाँ। तो वो आप शायद बात कर रहे हैं कि वो उस जो कीवर्ड्स हैं वो बड़े कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो वहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन की होती है या कुछ हाईलाइट या कोई बोल्ड किए बोल्ड होते हैं। किया होता है बिल्कुल। हाँ, तो वो जो हमें वो चीज़ से पता चलता है कि वो अभी इस वक्त कहाँ कहाँ पे पे बोल पहुंचा रहे है, हैं, और बिल्कुल हमने ऐसे ही उसके अकॉर्डिंगली उसके आंसर को वहाँ पे सुनने की कोशिश कोशिश करनी है करनी और है। आंसर देने की कोशिश बाज़ करनी है। बात होता है कि आपसे कुछ स्किप भी, क्योंकि बाज़ क्वेश्चन वो उन्होंने ट्रिकी बनाया होता है कि वो आपका आंसर वो फ़ौरन से आपकी उसकी जो स्पीकिंग के अंदर वो गुजर चुका होता है, फिर आपको वो मिल नहीं रहा होता है, लेकिन आपने वहाँ पे पैनिक नहीं होना। आपने चलें वो एक आध छूट भी जाए तो ये नहीं कि आप पैनिक होकर बाकी सारे क्वेश्चन की तरफ यस, फोकस ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं सर इरफान साहब ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ जो दूसरे स्टूडेंट्स भी आते हैं आपकी तरह, जी जी तो वो भी एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। तो मैं ख़ुद भी एक लैंग्वेज ट्रेनर हूँ। जी सर। तो मैं मुझे लगता है कि जो एक स्टूडेंट था, इब्राहिम नाम था उस बच्चे का, तो वो जब 9 में उसके मतलब लिसनिंग में 9 आउट ऑफ 9 आए, तो ओके। मैंने उससे पूछा कि आप बताइएगा कि आपका ये क्या आपने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए कि आपने कितने अच्छे बैंड्स हैं। तो जो एक उसने बात वर्ड बोला था वो मुझे आज भी याद है। वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी जगह पे बैठा था जब इंटरव्यू दे रहा था। तो जी उसने कहा था कि सर जस्ट गो विद द फ्लो। आप स्टूडेंट्स को बताएं कि जस्ट गो विद द फ्लो, कि आपने फ़्लो के साथ चलते जाना है। बिल्कुल। अगर इन केस आपका कोई मिस भी क्वेश्चन हो आप जाए। मिस हो गया है,
तो आपने उसकी वहाँ पे स्टक नहीं करना नहीं होना, बिल्कुल। और आपने पैनिक नहीं पैनिक करना, नहीं, बहुत आपने फ्लो के साथ 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 चलना है। चलते जाना है। हाँ, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ऐसे। सर। तो फिर आपके हम बात कर लेते हैं कि कितने बैंड्स आए और क्या आप स्टूडेंट्स को लास्ट में लिसनिंग के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? लास्ट में जो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया कि थर्ड एंड फोर्थ पार्ट डिफ़िकल्ट होते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड होता है उसमें आपको वो टाइम देते हैं। पहले वो कहता है कि जी नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट द क्वेश्चन 1 to 5, यानी कि आपको पॉजेज मिल जाते हैं पहले और दूसरे सेक्शन में। थर्ड में भी मिल जाते हैं। फोर्थ में क्या होता है, वो कहता है नाउ यू विल हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 30 to 40। Yes. एट एक ही वक्त में आपको 10 के 10 क्वेश्चन को देखना है। यस यहाँ पे मैं भी एक्सप्लेन करूँगा जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा देखें, ये जो सबसे टफ इसलिए भी समझा जाता है कि यहाँ पे स्पीड, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि स्पीड वहाँ पे काफ़ी एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स वो ज़्यादा हो स्पीड जाती थोड़ी तेज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। इट मेक्स दिस लास्ट पार्ट डिफ़िकल्ट मोस्ट ऑफ ऑल। तो एक दूसरी रीज़न ये भी है जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, वो रीज़न ये है कि बाकी पार्ट्स में हमें 5-5, 4-4 क्वेश्चंस को आंसर करना है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है 31 से 40 तक वन गो में ही जो है वो आंसर करना होता है। तो इट दिस वेरी थिंग मेक्स द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल। अच्छा, इसमें फोर्थ जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक और टिप यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जो फोर्थ पार्ट मैंने जैसा कि पहले बताया है कि ये डिफ़िकल्ट होता है और एट अ टाइम आपको 10 के 10 क्वेश्चन को पॉज कोई भी नहीं होता उसमें। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम करना ये है कि आपने वो जो भी शॉर्ट आपको टाइम मिलता है, इतना टाइम ज़रूर होता है कि आप उस 10 के 10 क्वेश्चन को एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, अंडरस्टैंड कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। आप जो है वो जितना भी टाइम आपको मिले, आपने कोशिश करनी है कि 10 के 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड आउट कर लें, पढ़ लें, अंडरस्टैंड कर लें। फिर ये फोर्थ पार्ट आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, अगर आप प्रॉपरली उन 10 क्वेश्चन को रीडिंग नहीं कर पाए या अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, फिर वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी। एक तो पेस उसका ज़्यादा होगा और आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी और वहाँ पे आपको चांसेस हैं कि आप वहाँ पे मार्क्स लूज़ कर जाएँ, कोई स्किप हो जाए। तो उसको पूरे 10 क्वेश्चन को पढ़ना और उनको अंडरस्टैंड करना उस टाइम के दौरान जो उन्होंने आपको दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, लास्ट में लिसनिंग सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, तो इसमें आप कौन से उनको स्टूडेंट्स को कोई एक ऐसा टिप देना चाहेंगे जिससे वो अच्छे स्कोर कर सकते हैं? तो लास्ट में आप कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बच्चों को फ़ायदा दे सके। सिंपली इसमें वही जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि आपने इसमें एक तो वो फोकस अपना उसमें आपने 100% रखना है। फोकस नहीं, आपका एक डिस्ट्रैक्शन 1% भी नहीं होनी चाहिए। सही है। ठीक है, और उसमें पैनिक नहीं होना। ये बल्कि ये तो पैनिक वाली तो पूरे जो जितने भी मॉड्यूल हैं उसमें, अगर ये एक्चुअली समझ लें कि इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। आपने अपने जो नर्व्स को भी कंट्रोल करना है कि चलें एक आध क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है तो वहाँ पे पैनिक नहीं हो जाना, वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं अब क्या करूँगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करें ताकि चलें एक आध मिस भी हो जाए तो हर एक इवन अच्छे से अच्छे लिसनर का भी ये हो जाता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, ये चीज़ का बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने माशाल्लाह स्कोर किए हैं इसमें 7 और लेकिन आपने रीडिंग में जो कि सेकंड नंबर पे सीक्वेंस में आता है, तो रिसेप्टिव स्किल है, वन ऑफ द रिसेप्टिव स्किल, उसमें आपने माशाल्लाह 8 स्कोर किए हैं, जो चारों मॉड्यूल्स में से हाईएस्ट हैं। तो इसमें तो ऑडियंस ज़रूर जानना चाहेगी और आप ज़रूर शेयर करें कि आपने क्या किया और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है तो वो कैसा था आपका। जी। अच्छा, जो रीडिंग है ना वो सेकंड पार्ट होता है और इसमें मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पैराग्राफ्स आपको मिलते हैं और 1 घंटे का टाइम होता है आपके पास। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो अक्सर मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी रीडिंग की, तो जब मुझे तो था कि यार ये तो रीडिंग का मसला ही कोई नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे वो जो IELTS.com जो आपकी वेबसाइट है, मेरे उसमें से 5 बैंड 6 इससे ऊपर जा ही नहीं थे रहे। अच्छा अरफान साहब, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मैं बताता चलूँ ऑडियंस को कि एज अ ट्रेनर आई वुड से दैट रीडिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट इन ऑल द 4 मॉड्यूल्स एंड लकीली यू हैव डन ग्रेट जॉब इन रीडिंग दिस वेरी मॉड्यूल। तो आपने 8 बैंड्स लिए हैं, तो ऑब्वियसली ये कोई आसान काम नहीं है। जी प्लीज़। हाँ, तो उसमें
इसको लोग वाकई अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो, इवन मैं भी पैनिक हुआ था जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस मैक्स। अच्छा, रीडिंग जो है वो ऐसा लगता मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रिक्स के साथ, थोड़ा सा फोकस के साथ, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो आप इसमें इजीली 7-8 बैंड स्कोर कर सकते, कोई मसला नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आपने पैराग्राफ नहीं पढ़ना, बल्कि आपने क्वेश्चंस रीड आउट करने हैं सारे। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है आपके पैसेज की जो आपका है, दूसरा जो है वो आपके जो क्वेश्चंस से आपको पता चल जाता है कि मैंने पैराग्राफ में कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, किसके जो इन्फॉर्मेशन, ये उसमें होता है कि साइंटिस्ट के नेम दिए होते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में साइंटिस्ट के नेम है तो आपने उनके ऊपर फोकस करना है। बाज़ होता है कि आपके पैराग्राफ में साइंटिस्ट के नेम होते हैं लेकिन आपके क्वेश्चन में होते ही नहीं है, तो आप सारा फोकस अगर पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपका फोकस जो है उन साइंटिस्ट पे होगा, लेकिन क्वेश्चन में साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चन ही नहीं होता। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद आपने उसका पैसेज पढ़ना है। और अपनी जो टाइम मैनेजमेंट, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो आपने कोशिश करनी है कि विदिन 35 मैक्सिमम 35 मिनट्स तक ये कंप्लीट करने हैं। बाकी एंड वाला जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है, तो उस पर आपने कोशिश करें कि 25 मिनट्स आपके पास हों, ताकि आप वो वाला पैराग्राफ प्लस आपने उसमें जो प्रूफ रीडिंग करनी है, कोई आपके मिस्टेक्स हैं वो भी आप देख सकें। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वही बात कि पैनिक नहीं होना, पैनिक हो गए तो फिर आप वहाँ पे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। राइट। अच्छा, एक मैं ऐड करता चलूँ, जो इरफान साहब ने बताए माशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स वो बहुत ज़बरदस्त हैं कि रीडिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होता है जिसकी वजह से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने आंसर्स को जल्दी से लोकेट कर सकते हैं, उसको स्किमिंग एंड स्कैनिंग बोलते हैं। दीज आर 2 रीडिंग टेक्निक्स। तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग के बारे में जस्ट एक जल्दी से मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट से आपने कीवर्ड्स लेना होते हैं और उसके मुताबिक आपने पैराग्राफ में से उनको लोकेट करना होता है, जल्दी से उनको स्किमिंग करके और स्कैनिंग करके। स्किमिंग का मतलब है कि ओवरऑल आइडिया लेना किसी भी पैराग्राफ का, और स्कैनिंग का मतलब है कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लोकेट करना। तो कोहेसिव एंड कोहेजन, ये जो चीज़ें हैं इनको राइटिंग में इंश्योर करना होता है अच्छे बैंड्स करने के लिए। मोर इम्पॉर्टेंटली जो राइटिंग स्किल है इसमें स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपको कौन से इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट जो कि 20 मिनट में हमने एक रिपोर्ट लिखनी होती है, तो और सेकंड पार्ट जो है उसमें एक ऐसे हमने 40 मिनट्स में लिखना होता है। तो आप प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, राइटिंग के बारे में थोड़ा सा ये है कि उसमें मेरा बैंड सबसे कम 6 आया था। तो राइटिंग थोड़ा सा ना ये कंपैरेटिवली ये ज़्यादा ट्रिकी होता है, इसमें थोड़ी सी एफर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ती हैं। इसमें आपका जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है, आपका राइटिंग स्किल जो अगर तो एक बच्चे के ख़ास तौर पे जिन्होंने O लेवल्स किया होता है उनके बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं ये वाले राइटिंग स्किल्स। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि वो छोटी छोटी जो मिस्टेक, जिस तरह सर ने बताया, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं, ये बहुत अक्सर हम जो जिन्होंने O लेवल्स नहीं किया होता, हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। इरफान साहब, एक इसमें और भी फैक्टर इन्वॉल्व है कि स्टूडेंट्स जो हैं दे आर यूज्ड टू राइटिंग ट्रेडिशनली ऑन पेपर, mean manually they are used to. Many students are not used to writing on computer. तो ये भी इशू आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मेरे पास आ रहे होते हैं तो उनको स्पेसिंग का और कॉमा के बाद स्पेस देना है या फुल स्टॉप के बाद स्पेस देना है या उसको कैपिटलाइज करना है फुल स्टॉप के बाद, ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं पंक्चुएशन की, ये जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और काउंट करती हैं कि आपके जो स्कोर्स को डिडक्ट करने में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इसमें देखिए ना, आजकल तो लैपटॉप्स अवेलेबल हैं हर बंदे के पास, तो मैं कहूँगा कि आप मैक्सिमम जो है ना राइटिंग, जितनी आप, अक्सर लोग ना राइटिंग करने से डरते हैं, मैं भी इवन थोड़ा सा ना इसमें रिलेक्टेंट होता था कि यार स्पीकिंग भी कर लेता था मैं, प्रैक्टिस उसकी रीडिंग की, लेकिन राइटिंग करते हुए मुझे डरता था। अब मैंने थोड़ा सा जब मैंने तैयारी की, तो जब मैंने करना शुरू किया तो मेरे राइटिंग करने में मुझे थोड़ा सा ना उसके ऊपर मज़ा आने लगा, यार राइटिंग भी करनी है। तो ये, लेकिन मैंने टाइम थोड़ा शॉर्ट था तो इसलिए मैंने राइटिंग को थोड़ा टाइम नहीं दिया, ये भी एक वजह हो सकती है। तो आपने राइटिंग जो है ना
आप मैक्सिमम राइटिंग अपनी जो है ना वो आप डिफरेंट पैसेज उठा के उसको बस राइट अप करें, लेकिन टाइप करके। ये नहीं कि आप पेन के साथ पेपर, क्योंकि आपका जो मोस्टली पेपर ही ये हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड, तो आपने उसका कंप्यूटर के ऊपर उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की। कोई भी टॉपिक ले लें, बस उसको आपने उसके ऊपर लिखना है। और हाँ, उसमें भी टाइम मैनेजमेंट है कि आपने अपने जो 1 घंटे का आपके टाइम है उसको आपने उसके अंदर ही कवर करना है। तो आपने अपना जब भी राइटिंग करनी है, आपने एक तो राइटिंग के ऊपर, अच्छी राइटिंग के ऊपर फोकस करना है, प्लस आपने उसको 1 घंटे के अंदर वो जो 2 टास्क हैं उसको भी उसके अंदर कवर करना है। तो ये चीज़ें खास तौर पर। जी, एक और टिप जो है वो मैं साथ ऐड करता चलूँ कि जो प्रूफ रीडिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको लिख लेते हैं, लेकिन लास्ट में आप 2-3 मिनट टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको स्पेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमें स्पेलिंग्स आते होते हैं, हमने स्पेसिंग या कॉमा या जो कैपिटलाइजेशन जो नहीं की होती है, जो हमें पता होता है, लेकिन हम लिखते हुए वो गलतियां कर जाते हैं। तो हम खुद से ही उसको 2-4-5 मिस्टेक्स को रिमूव कर लेते हैं, जो कि शायद हमारा इक्वल टू 1 बैंड है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी ये बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप 2-3 मिनट ज़रूर उसको स्पेयर करें और अपनी जो है इसको प्रूफ रीडिंग ज़रूर करें। जी इरफान साहब, ये लास्ट जो है मॉड्यूल LRW से जो स्पीकिंग की बात करते हैं, जो कि पहले भी हम जब उसको बुकिंग करवा रहे होते हैं तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम स्पीकिंग जो है वो पहले लेना चाहते हैं या LRW के बाद में लेना चाहते हैं। तो ये जो है ये वन ऑफ द प्रोडक्टिव स्किल्स है और बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे वो इसमें काफ़ी चैलेंजिंग इसको पाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आपके कितने बैंड्स आए थे इसमें? इसमें मेरे सर 7.5 बैंड मैंने इसमें स्कोर किया था। जी माशाल्लाह। तो स्पीकिंग जो है वो ये बेसिकली समझ लें कि ये आपका कह लें कि जो आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे आप अगर आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग इंग्लिश में आपकी अगर है कन्वर्सेशन अपने लोगों के साथ, तो वो उसके साथ साथ इम्प्रूव होती है। तो जितना आप स्पीक करेंगे इंग्लिश में उतना ही आपका ये इम्प्रूवमेंट होगी। तो लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो टिप्स मैं यहाँ पर बताना चाहूँ, एक तो चीज़ है कि आपने इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आपने इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन तो वो मोस्टली लोगों को पता होता है कि यार उन्होंने उसमें आपका नेम पूछते हैं, आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या आप वर्क करते हैं, उसके बारे में वो तो मोस्टली कवर कर लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आपको एक टॉपिक देंगे। उस टॉपिक के लिए आपको 1 मिनट का टाइम देके कि आप उसके अपने नोट्स बना लें। आपने उस पर कंटिन्यूसली एटलीस्ट 2 मिनट्स बोलना होता है। क्यू कार्ड जिसको बोलते हैं। जी जी। तो उसमें ये है कि आपने वो जो पार्ट है वो बड़े अच्छे तरीके से उसको आपने एक तो उसके नोट्स अच्छे तरीके से आपने जो 1 मिनट आपको टाइम मिलता है उसमें आपने अच्छे तरीके से सोच लेना है कि मैंने क्या बोलना है। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो 1 मिनट की प्लानिंग। उसके बाद जब आपने प्लानिंग कर ली, फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने वो जो 2 मिनट है उसमें आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। ये ना हो कि आप बोले हैं फिर आप सोचना शुरू कर दें, नहीं, कंटिन्यूसली आपने बोलते जाना है, चाहे थोड़ा सा इररेलेवेंट भी हो जाए, लेकिन आपका वहाँ पे फ्लो बहुत मैटर करता है। तो आपने फ्लो नहीं टूटने देना आपने सेकंड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट जो है वो उससे रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जो फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें आपके जो रेलेवेंट क्वेश्चन हैं वही आपसे वो पूछेगा। तो अगर तो आपने उसको अच्छी तरह से वो पहली बात तो उसको अंडरस्टैंड, अगर जो आपका टॉपिक दिया है वो आपने उसको अंडरस्टैंड अच्छी तरह किया हो तो आप थर्ड पार्ट में भी उसके क्वेश्चन इजीली आप इरफान साहब, आप थोड़ा सा जो क्यू कार्ड और का टॉपिक और फॉलो अप क्वेश्चन एक आध बता दें बच्चों को, इसमें थोड़ा आइडिया हो जाए। जो मेरा टॉपिक जो मुझे मिला था वो था परसुएशन के हवाले से कि टेल एनी पर्सन हु परसुएडेड यू इन योर लाइफ। तो उसके हवाले से मैंने बताया कि जी मेरे PhD के लिए मुझे एक दोस्त था, उसने मुझे उसने मुझे कह लें कि परसुएड किया कि आपके माशाल्लाह अच्छे ग्रेड्स हैं तो आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, PhD की तरफ। तो ये इसके बारे में मैंने कंटिन्यूसली 2 मिनट उसके पास बोला। उसके बाद उन्होंने इससे रेलेवेंट क्वेश्चन 1-2 पूछे। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि जी परसुएशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट में जो परसुएशन कितनी ज़रूरी है, उसमें उन्होंने उन्होंने पूछा कि जी जो कंपनीज होती हैं उनको क्या अपनी जो किसी वीडियो, लेट सपोज ऑनलाइन वीडियो है, उसमें अपनी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसमें उनको क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल म्यूज़िक है ये, तो मैंने वो म्यूज़िक वाला पॉइंट उनका मैं पिक कर लिया। मैंने कहा डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट पे जो है वो परसुएशन के लिए जो आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है
जो फॉर एग्जांपल आपके यंग पीपल आप उनको प्रोडक्ट बेच रहे हैं कोई कंपनी, तो आपके अगर वो हैं फॉर एग्जांपल यंग पीपल हैं, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि म्यूज़िक पीछे कोई रॉक म्यूज़िक, फास्ट म्यूज़िक लगा हो एडवर्टीजमेंट के पीछे, तो ज़रा वो अट्रैक्टिव होता है, वो जो यंग पीपल होते हैं वो ज़रा उसकी तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है, परसुएसिव स्ट्रेटजी टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। जी, तो इसमें इरफान साहब ने बड़े अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए। मैं एक चीज़ लास्ट में ऐड करता चलूँ कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप जो स्पीकिंग को जब आप प्रिपेयर करते हो या इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो ये कोई ड्रामाटाइजेशन या फेक में जब आप जस्ट क्लासरूम में या किसी के लिए प्रिपरेशन के दौरान बोलते हो, इस तरह आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं होती। आप उसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और रियल लाइफ सिचुएशन में उनको बोला करें और अपनी लाइफ में शामिल कर लें, एक हिस्सा बना लें। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे चंक्स इंग्लिश के लेके आप उनको डेली अपनी लाइफ में ले आएंगे और अपनी रियल कॉन्वर्सेशन में ले आएंगे। तो इस तरह आप बहुत जल्दी अपनी रियल और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में ये भी ऐड करता चलूँ कि इसको 3-4 मेन फैक्टर्स पे इसको जज किया जाता है और असेस किया जाता है। आपका टास्क रिस्पॉन्स, आपके ग्रामर, आपकी प्रोनंसिएशन और आपकी बॉडी लैंग्वेज और ऑब्वियसली आपकी फ्लुएंसी। तो अगर इन चीज़ों को आप इंश्योर करते हो तो स्पीकिंग में, जैसे कि इरफान साहब ने बहुत अच्छा स्कोर किया 7.5, तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे वोकैबलरी, वो मैं बताना भूल गया, आपकी वोकैबलरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट वो वहाँ पे काउंट करती है। तो आपने अपने कोशिश करनी है कि सिनोनिम्स जो हैं वो एक वर्ड के, जैसे बिग के सिनोनिम्स हैं, इंक्रीज के सिनोनिम्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक बता रहा हूँ, तो आपने कोशिश करना है कि आपकी जो वोकैबलरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करें। जी, बहुत अच्छा याद करवाया। लेक्सिकल रेंज बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बार बार नंबर ऑफ टाइम यू आर नॉट सपोज टू बी यूजिंग द सेम वर्ड्स टाइम एंड अगेन फॉर कन्वेइंग डिफरेंट आइडियाज। यू आर सपोज टू बी यूजिंग different words for conveying even sometimes same idea. Yes. So this is very important. You are assessed even your lexical range and items as well. तो थैंक यू सो वेरी मच इरफान साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आप लास्ट में कोई एक आध पूरी ओवरऑल तैयारी के बारे में बच्चों को कोई एक लास्ट टिप फाइनल देना चाहें तो वो प्लीज़ ज़रूर। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में टिप देना चाहूँगा वो है आपका जो प्रिपरेशन सोर्स है, स्पेशली लिसनिंग और रीडिंग के लिए, जो आपका ये IELTSonline.com test.com जो एक वेबसाइट है, इसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं बहुत सारे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस जो रिसोर्स की है, प्रेपरेशन रिसोर्स की, ये है कि इसमें जो लिसनिंग और रीडिंग के जो पैसेजेस वगैरह होते हैं वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू रियल टेस्ट। तो ये आपका आप एक अपर डिफ़िकल्टी लेवल पे आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप वहाँ पे जब टेस्ट देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें ईजी लगेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। यस, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच इरफान साहब, आपके टाइम का। जी स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल IELTS विद सर राहत, आप इसको विज़िट करें, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। और अगर कोई आपको क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में ज़रूर दें। आई विल बी डेफिनेटली रिस्पॉन्डिंग यू बैक इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच।